प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में नई शमूलियतों का सिलसिला कुछ रुक सा गया है। तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों की तादाद, जो पहले रोज़ हमारे सामने नए नए नाम आ रहे थे, नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, वो सिलसिला भी कुछ थमा थमा सा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब वो जो मज़ीद टूटने का सिलसिला था वो कुछ कम हो गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना अभी तक मंशूर तो नहीं बनाया, लेकिन तंजीम साजी के लिए कुछ ज़िले कमेटियां बनाई हैं और अब वो चाह रहे हैं कि ज़रा अगले मरहले की तरफ मूव किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि इस पार्टी का मंशूर क्या होगा। और फिर साथ ही साथ कई सवालात ये भी उठ रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने 8 जून को लॉन्च होने वाली पार्टी की तकरीब में शिरकत की थी, उसके बाद से वो बिल्कुल गायब हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से मुतहरिक नहीं है। जैसे कुछ लोग फ़याज़ुल चौहान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा या अलीम खान साहब या कुछ और लोग मुतहरिक हैं। ऐसे तमाम लोग, बड़े बड़े नाम हैं इस पार्टी में, लेकिन वो मुतहरिक नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों की वजूहात क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि 8 जून को पार्टी लॉन्च होती है, अभी तक मंशूर नहीं बन सका, काम हो रहा है इस पर, कब तक आ जाएगा सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 कमेटियां बन गई हैं। एक मंशूर कमेटी बन चुकी है और उसके कन्वीनियर सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी साहब हैं, और तकरीबन कोई 4-5 दिनों के अंदर हमारा मंशूर भी है और बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगा और आइन भी सामने आ जाएगा। आइन और मंशूर दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर जनाब पब्लिक के सामने हम पेश करेंगे। और दूसरा, हमने डिवीजन्स की सतह पे जो है वो पंजाब में स्पेशली जो 7-8 डिवीजन्स हैं, हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जनाब बना दी है और तंजीम साजी भी स्टार्ट हो चुकी है। तीसरा, आपने कहा कि जनाब पॉलिटिशियंस का आना बंद हो गया, तो आप बेगम रहें, रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। और इंशाल्लाह धमाकेदार किस्म की एंट्रियां जनाब आपको मिलेंगी और भरपूर किस्म की मिलेंगी। और अभी तहरीक इंसाफ कह रहे थे कि मैंने 300 लोगों को टिकट दिया और उन 300 में से सिर्फ 40 टिकट होल्डर्स ने टिकट वापस किया है। तो और वो 40 भी जाहिर है सारे आपके पास तो नहीं आए होंगे। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का कुछ पता नहीं है, अभी परवेज़ खटक साहब का कुछ पता नहीं है। बड़ी एंट्रियां नहीं हो पा रही, क्या ये रुक क्यों गया सिलसिला? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक बात तो अपने ज़हन में रख लें कि पीटीआई को उस मुकाम तक पहुँचा दिया गया है कि अब कोई पीटीआई का टिकट होल्डर, पीटीआई का मर्कज़ी सूबाई अहदेदार, पीटीआई का डिस्ट्रिक्ट अहदेदार, वो इस काबिल रहा ही नहीं कि वो पब्लिक के अंदर वो एक्टिव हो सके, वो पब्लिक के अंदर जा सके। क्योंकि पार्टी चेयरमैन साहब के सर सदके और इस पार्टी की पॉलिसीज के सर सदके हर बंदे के ऊपर 2 से लेके 15-15, 20-20 जनाब इंतहाई सीवियर किस्म के 9 मई के जो इश्यूज हुए हैं और दर्दनाक वाक़यात और शर्मनाक वाक़यात हुए हैं, उसकी FIR कटी हुई है। अब उस पर किस तरीके से और 7ATA से लेके आपने जनाब अपने अपने शहरों के अंदर शोहदा के मुजस्मे आपने तोड़े हुए हैं, आर्मी की तंसीबात पे हमले किए हुए हैं, आपने प्राइवेट, सिविल और आर्मी की जनाब इंस्टॉलेशंस को जनाब जलाया हुआ है और आपके ऊपर बेतहाशा और तहाई सुबियत पर्चे हुए हैं और लोग सारे भागे हुए हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि वो जिन्होंने कोई GH2 पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, मियांवाली एयरबेस पे हमला किया, ISI के दफ्तर पे फैसलाबाद हमला किया, शोहदा के जनाब आपने मुजस्मे तोड़े फोड़े हर जगह पे, तो आपका क्या ख्याल है कि उनके ऊपर जो FIRs हुई हैं वो ऐसी खुले लाइन में चली जाएंगी? तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का कोई टिकट होल्डर भी जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हमने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों बनाई? हमने इसी मकसद के लिए बनाई थी कि हम पीटीआई के उन तमाम टिकट होल्डर्स को, सूबाई मर्कज़ी अहदेदारान को ज़ाया नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 99.9% लोगों की मर्जी और मंशा से ये पॉलिसीज नहीं बनी थी। कोई डिसिप्लिन की वजह से, कोई पार्टी की मोहब्बत की वजह से, कोई पार्टी लीडर की मोहब्बत की वजह से, कोई अवामी प्रेशर की वजह से, कोई सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से चल तो रहा था साथ, लेकिन दिल से जो है वो उनकी मर्जी और तमन्ना नहीं थी। तो हमने उन तमाम लोगों को कि जिनके रास्ते मसदूद हो गए सियासत के अंदर इस 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की वजह से, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि आप अपनी सलाहियतों को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम के लिए लगाएं और इंशाल्लाह
आपको अगले 1.5-2 महीनों के अंदर बड़ी वाज़ेह किस्म की जनाब। सर लेकिन आप समझते हैं कि चौहान साहब, चलें ये बात ठीक है आपकी, आप कहते हैं कि जितने लोग टिकट होल्डर 300 के 300 जो हैं उनमें से एक भी बंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, पार्टी को उस नहज पर पहुंचा दिया गया है कि अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये तो ठीक हो गया। लेकिन ये बताएं कि जो फिर आपके पास आ रहे हैं वो वोट किससे लेंगे? क्या आवाम में इस पार्टी की जड़ें हैं? क्योंकि वोट बहरहाल एक नजरिए का है आजकल, और वोट एक जमात का होता है, एक निशान का होता है। आपके पास ना भी निशान है, ना नजरिया है, और ना उस तरह के लोग हैं कि जिनको आप खड़ा करें और बस लोग सोचे समझे बगैर उनको वोट दें। असदुल्ला भाई, पीटीआई जब बनी थी तो 1997 के अंदर कितनी सीटें जीती थी? एक भी सीट नहीं जीती थी। 2002 में कितनी सीटें जीती थी? एक सीट जीती थी जो पार्टी चेयरमैन की थी। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं 2008 के दरमियान में जब पीटीआई में शामिल हुआ एज अ साबिक एमपीए, जितनी ट्रोलिंग मेरे घर वालों ने और मेरे वोटर्स ने मेरी की थी ना कि तेरी जिंदगी का सबसे गलत सियासी फैसला, और वो अपने 3 साल और 2 साल के बच्चे को दिखाते थे और कहते थे ये कोई 45-50 साल का होगा तो शायद पीटीआई पर से इक़्तिदार आए। इस तरह टॉन्ट किया करते थे, जैसे अभी आपने क्वेश्चन करके मुझसे पूछा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट कौन देगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हजारों की तादाद में लोग, इंडिविजुअल भी और बीसी और सैकड़ों लोग हैं पूरे पाकिस्तान से जो मुझसे, हालांकि मैं ना चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ, ना मैं सदर हूँ, ना मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लोग क्योंकि मीडिया पर्सन हूँ, लोग मुझे सिंध के काफ लीग के नायब सदर का फोन आया, उसने कहा जी मेरे पास बहुत बड़ी तादाद है सिंध के और कराची के, अपनी टीम है, मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। रहीम यार खान से, अटक से, ननकाना से, फैसलाबाद से, डेली मेरे अपने शहर से मुझे कई लोगों ने रब्ता किया। तो कहने का मकसद ये है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे दिन ब दिन लोगों को जो मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से पब्लिक की आंखों से जो पट्टी उतर रही है कि ये फसाद फिल अर्ज जिस अंदाज से पाकिस्तान में बर्पा किया गया, और उसके बाद जवाब ये दिया गया कि मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। जवाब ये दिया गया जी कि मैं फौज के खिलाफ जो नफरत अंगेज ऑडियो वीडियो और बयान चलाता रहा हूं, मैं उस पर कायम हूं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो लोगों को समझ आ रहा है, लोगों को अकल आ रही है, और इंशाल्लाह लोग लोगों के पास तो सबूत नहीं है जी सर, उनके पास तो सबूत नहीं है, लेकिन आपके पास सबूत हैं, हुकूमत के पास सबूत हैं कि ये मास्टरमाइंड है 9 मई के वाकयात के। अब अगर ये 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड हैं और इसके राना सनाउल्लाह के पास और बाकी लोगों के पास इसके पूरे सबूत मौजूद हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते अभी तक? आपने राना सनाउल्लाह साहब से, आपकी पार्टी ने, जमात मुतालबा नहीं करती कि भाई मास्टरमाइंड को तो पकड़े? एक तो आपका इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने 7 बंदों का जनाब क्या कहते हैं नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए हैं कल। अभी ये केस स्टार्ट, और मेरी ये शुनीद है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनके केस नहीं चलेंगे। इनके केस जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे, और उस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है, और किसी ना किसी टाइम तो गिरफ्तार होना है। अब जो 150-200 पर्चे हुए हैं जिसमें मार धाड़, कत्लो गारत गरी, पुलिस पे हमले, अदालतों पे हमले और हर किस्म की जनाब फसाद फिल अर्ज की जनाब दास्तानें हैं, और फिर 9 मई का इटसेल्फ पूरा दिन, और उसमें जो जो मुल्क और कौम से और धरती माँ से और पाक फौज और वो सिक्योरिटी एजेंसी और वो पाक फौज कि हर दूसरे दिन जिसके जवानों और अफसरों की हर दूसरे दिन खबर आती है कि पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए उन्होंने जान आफरीन के सुपुर्द की। आज भी 2 सिपाही और हवलदार वजीरिस्तान में शहीद हुए, उसके ऊपर जो हमले हुए हैं। सही है, बिल्कुल सही है सर, लोग कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, पाक अफवाज के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है कौम। लेकिन मैं चौहान साहब, एक मुझे ये सिचुएशन समझाइए ना कि इस वक्त आपके पास, आप कह रहे हैं कि हमारा मंशूर तैयार हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन इलेक्शन कैसे लड़ना है इस नतीजे पर अभी तक आप पहुंच नहीं पाए हैं। क्या किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, कोई पता नहीं है, किसी के साथ, किस पार्टी के साथ करनी है, कैसे बैठना है, इलेक्शन कैसे लड़ना है, कितनी जगहों पर कितने सूबों में आपने जो है वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं, टारगेट क्या है, हदफ क्या बनाया आपने, कितनी सीटों का हदफ है, ये चीज़ें अभी मंजर आम पर नहीं आ पाई या तय ही नहीं हो पाई? भाई अभी तय होंगी असदुल्ला भाई, क्यों इतनी जल्दी है, क्यों इतनी जनाब आपाधापी और इलेक्शन सर पे खड़े हैं ना, इसलिए जल्दी है। तो सही ना, सुन तो ले जनाब, हम पूरा फुल फ्लैज पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, सिंध के अंदर हम इलेक्शन लड़ेंगे, और खसूसन पंजाब के जो अगले इलेक्शन में बैटल फील्ड है
यहाँ पर हम बड़े भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। जहां तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, वो पार्टी लीडरशिप पूरे मशवरे के साथ चीजें तय करेगी। किसी किसी जगह पे, लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम किसी किस्म की हटदर्मी की सियासत नहीं करेंगे। जिस तरह पीटीआई की हटदर्मी की सियासत थी और वो पार्टी लीडर कहता था मैंने ना किसी के साथ बैठना, ना किसी से निगोशिएट करना, ना किसी से गुफ्तगू करना, ना किसी से टेबल टॉक करना, ना किसी से डायलॉग करना, ना मुल्की इशू पे, ना सॉवरेनिटी के इशू पे, ना मुल्क की बका के इशू पे, ना मईशत के इशू पे। हमारी तरफ से ऐसा कोई रवैया नहीं है। जिस तरह जहांगीर तरीन साहब का एटीट्यूड बड़ा हम्बल पोलाइट है, वैसे ही हमारी पार्टी का स्टाइल और स्टैंस वो बड़ा हम्बल है। हमारा असल ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की तामीर है, पाकिस्तान की तरक्की है और पाकिस्तान के सही है। लेकिन चौहान साहब, ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग आपकी पार्टी में आ तो गए हैं लेकिन खामोश होकर बैठे हैं। बस उन्होंने अपनी जान बचाई है कि चलो हमारे पीछे जो पुलिस चढ़ी हुई थी वो उससे बचत हो जाएगी, हम जी तहरीक पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान का झंडा उठा लिया है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, और उसके बाद जो है वो अब खामोश होकर बैठ गए हैं। बहुत सारे आपके इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, फवाद चौधरी साहब और कई लोग हैं, नजर ही नहीं आ रहे, क्या बोल रहे हैं? तसल्ली से मेरा जवाब सुन लीजिएगा। आपकी इत्तला के लिए है, वो जो 150 बंदा आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और डिनर में भी, वो सारे का सारा कायम है। 3 बंदों की आप मिसाल देते हैं, एक महमूद मौलवी साहब है, एक इमरान इस्माइल साहब है, एक जनाब आप जेलम अली सरकार की बात करते हैं। उस 1-2 बंदों के अलावा सारे के सारे अपने अपने हलकों में बिजी हैं और मसरूफ हैं। अब आप कहते हैं नजर नहीं आते हो, भाई वो सारे के सारे मीडिया पर्सन नहीं है। वो मीडिया की कोई पॉपुलर, जिसे कहते हैं ना, कोई फिगर नहीं है। जो पॉपुलर फिगर मीडिया के 8-9 बंदे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। सदर आपको नजर आ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन आपको, तर्जमान नजर आ रहे हैं, आपको और चोई साहब नजर आ रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर। सारे वो जो 8-9 बंदे पॉपुलर मीडिया पर्सन है, मीडिया फिगर है, वो हर रोज आपको नजर आते हैं। हर रोज आपको हर टीवी चैनल के टॉक शोज में नजर आते हैं। बाकी जो एमएलए एमपी हैं वो मीडिया पर्सन नहीं है, वो स्पोक्स पर्सन नहीं है। उनका काम नहीं है कि मीडिया के अंदर इस तरीके से आके, ना पहले उन्होंने सियासत में किया, लेकिन वो अपने अपने हलकों में बड़े भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तंजीम साजी के लिए हमने ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां रीजनल लेवल पे बना दी हैं। आज भी हमारा मशवरा हुआ है, मैं और आबिद कैनी साहब बैठे हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट पिंडी और बाकी पूरे रीजन डिवीजन के हवाले से सारी सलाह मशवरा किया है। आपकी जनाब इस वक्त एक कमेटी बैठी मंशूर और आइन बना रही है। तो ये सारी चीजें पक्के साथ। सर, कई लोग तंज करते हैं चौहान साहब आपकी पार्टी पे कि जी 100 बंदे आ गए हैं पार्टी में, अब इस पार्टी को 100 बंदों की पार्टी को कारकुनों की तलाश है, वर्कर्स ढूंढ रहे हैं। ये आप एक जलसा करके अपनी पावर शो क्यों नहीं कर देते? जलसा कब हो रहा है? और भाई जलसा भी कर देंगे। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हर चीज जलसों के सर पे नहीं होती, हर चीज जलसों के सर पे नहीं होती। जलसे किए तो आपको याद नहीं होगा, पता नहीं आप उस वक्त जनाब क्या मामलात होंगे। 1993 का इलेक्शन हुआ था इस्लामिक फ्रंट का, तो काजी हुसैन अहमद साहब अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने इस्लामिक फ्रंट बना लिया। बड़े बड़े जलसे किए, बड़े बड़े। लोगों ने कहा जनाब पूरे का पूरा इलेक्शन जनाब इस्लामिक फ्रंट ले गया। वो टोटल बेचारी 3 सीटें मिली थी पूरे पाकिस्तान में से। वो कोई जलसों से सारा कुछ नहीं होता। अभी वक्त के साथ साथ चीजें सारी चलेंगी, तंजीम साजी होगी, जलसे भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सही है। चौहान साहब, ये आपने अभी कहा जेलम वाली सरकार का जिक्र किया, आपने नाम नहीं लिया, उनका क्या स्टेटस है? कोई रब्ता है पार्टी की लीडरशिप के साथ? जी उनका कोई स्टेटस नहीं है जरा, शायद उनको खुद भी नहीं पता कि उनका क्या स्टेटस है। देखें, हमारी तरफ से कोई ना तो कोई प्रेशर है ना कोई जबरदस्ती है। आप डिनर में आए, अंदर बैठे ड्राइंग रूम में अपनी मर्जी से आए, फिर उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, अपनी मर्जी से आए। वहां पे जितने लोग बैठे थे अपनी मर्जी, अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिश और अपनी डिटर्मिनेशन और अपने इरादे की वजह से वहां आए हुए थे। अब हम हर रोज 2, 3, 4 टॉक शोज कर रहे हैं, या डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कर रही है, मुराद राज साहब कर रहे हैं, और चोई साहब कर रहे हैं, अलीम खान साहब कर रहे हैं, और बाकी भी दोस्त लगे हुए हैं हमारी टीम के। तो जनाब हमें हौसला है, हमें एतमाद है, हमें अपनी पार्टी बनाने पे हम सारे बानी मेंबर हैं। हमें इस चीज का एतमाद है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, जो एक इंतहाई कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी है,
जो नरम दमे गुफ्तगू के मज़दाक जनाब भरपूर तरीके से कारपोरेट सेक्टर से लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके, इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेके, पॉलिटिकल सेक्टर तक जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया हुआ है, वो इंशाल्लाह उनकी क़यादत में बड़े अच्छे तरीके से हम सारे मामलों को आगे लेके चलेंगे। गर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, ये जुमला मुझे कोई शख्सियत की याद दिलाता है। हाँ, अब ये उस्मान बुज़दार के लिए कहा करते थे, अब आपने शख्सियत चेंज कर ली, जुमला आपका बरकरार है, तो चलें, बड़ी अच्छी बात है। चौहान साहब ये बताएं कि पूरी बात सुन लें, एक मिनट सभी, मैं आज भी कहता हूँ कि यार साईं उस्मान बुज़दार जरा नरम दमे गुफ्तगू थे और गर्म दमे जुस्तजू भी थे, लेकिन उनकी जुस्तजू को गर्म करने में वो अलीम खान साहब ने टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वो पूरा मैसेज जो है वो पार्टी चेयरमैन का पढ़ के सुना दिया, कि जिसमें उन्होंने मना किया अलीम खान साहब को कि अफाक बुज़दार साहब की ट्रोलिंग ना करें, क्योंकि ये मेरी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, जिसका परवेज खटक नहीं चलता था और मेरे पास मेरे जनाब मुतालबात को और मेरे हुक्म को टाल देता था और इनकार कर देता था। ये कम अज कम जो है ना इनकार नहीं करता, ये मर्जी के साथ चलता है मेरी जनाब। तो वो आपको उनको बेचारों को जनाब चलाया गया इस तरीके से। सही सर, परवेज खटक आपने जिक्र किया, परवेज खटक के बारे में इत्तलात ये हैं कि वो आपके ग्रुप में नहीं, आपकी नहीं आ रहे, अपना ग्रुप बना रहे हैं, कोई राब्ता है उनसे? देखिए, परवेज खटक साहब और बहुत से पॉलिटिशियन इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि ये जो ATC के पर्चे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हैं, उसमें पार्टी चेयरमैन के हवाले से क्या फैसला होता है, उनकी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने इंतजार में, हर एक अपना अपना मिजाज और तबीयत है, ठीक है जी। कोई हद से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर जनाब खेलना चाहता है, कोई उससे भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर खेलना चाहता है, लेकिन सारे नको नक है हर हवाले से। पार्टी इस हद तक जो पहुंची है, सिर्फ घरों में बैठे सोशल मीडिया पे तबसरे करने वाले, ट्वीट करने वाले और कमेंट्स देने वाले जनाब सुकून में है, जिन्होंने एक कदम बाहर निकल के इस पूरी 1.25 साल की तहरीक में शायद कख तोड़ के दो नहीं किया हुआ, जिन्होंने 9 मई के वाकयात में कुछ भुगता नहीं है। फयाज चौहान के 4 घर वाले गिरफ्तार हुए, फयाज चौहान के 4 घर तबाह हुए, उसके 2 बहनों के भाई के उसका घर तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसका कारोबार सब चीज, और इसी तरह जितने लोग, वो तो कुर्बानियां दी हैं उन्होंने। ये जो घरों में बैठे कमेंट्स करने लगे हुए हैं, टोटल 43,000 बंदा 9 मई को पार्टी चेयरमैन के पीछे घरों से निकला है, 43,000। ये एक गैर जानिबदार सर्वे की मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। तो जनाब लोग तो घर बैठे सिर्फ कमेंट्स करेंगे, ट्वीट करेंगे, फेसबुक के ऊपर जनाब ट्रोलिंग करेंगे, थूक से पकोड़े तलेंगे, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो MNA नको नक है, उनके लिए इस पॉसिबल नहीं रहा कि PTI के प्लेटफॉर्म से वो सियासत कर सके। ठीक है, पॉसिबल नहीं रहा। सर ये बताएं कि चलें, आपका प्लेटफॉर्म तो हाजिर है, 48 घंटे हो गए, ओन चौधरी साहब को और नोमान लंगड़ियाल साहब को हिदायत की थी कि वो जो हुकूमत का ओहदा है वो छोड़ दें, लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं है, क्या वजह है इसकी? वो भी आपको बहुत जल्द जो है वो पॉलिसी नजर आ जाएगी और उस पॉलिसी पे अमल दरामद भी हो जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता अभी तक नहीं भी छोड़ा तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम जनाब एक आज़ाद पार्टी के तौर पर, और अभी हम रजिस्टर भी नहीं हुए, अभी तो हमारे अगले 3-4 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन होनी है। तो जब हम प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद भी एक पार्टी, हम अपनी मर्जी की पार्टी और अपने जनाब आज़ाद प्लेटफॉर्म से भी अगर हम किसी कोएलिशन पार्टनर है तो वो हमारी एक पार्टी की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी एक जनाब स्टेटस है, अब जनाब उसके तहत भी हो सकता है। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो जनाब आप शायद उससे पहले ही सही है, लेकिन आप भी इत्तेहाद के एडजस्टमेंट के ऑप्शंस को देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसको बिल्कुल ही वो नहीं कर रहे कि ये हो नहीं सकता। ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब जब गए हैं लंदन में, कोई राब्ता हुआ है उनका नवाज शरीफ साहब से, टेलीफोनिक या कोई मुलाकात? वो अपने इलाज के लिए गए हैं, जो रेगुलर वो जाते हैं इलाज के लिए, और वो अपना इलाज करवा रहे हैं, इलाज करवा के आ जाएंगे 4-5 दिन तक इंशाल्लाह। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो काजी फैसल साहब का नोटिफिकेशन हुआ है एज अ चीफ जस्टिस, 3 महीने पहले ये हो गया, और ये क्या अनप्रेसिडेंटेड है, इसके क्या मकासद हो सकते हैं कि उस पर डिस्कशन करते हैं। दूसरा, मुआशी बहाली का कौमी प्लान एक बनाया गया है, और ये जो प्लान है इसके लिए काउंसिल भी तश्कील दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और ये बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियात इसमें शामिल हैं। इसमें आर्मी चीफ हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, और इसमें बुनियादी इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाया जाए, तो मईशत को बहाल किया जाए। ये कैसे होगा, इसका एग्जैक्टली ये क्या प्लान है। और इसहाक डार साहब की भी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। फिर पीपल्स पार्टी और PMLN के झगड़े की खबरें जो हैं ये मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। आज के अखबारात भी भरे पड़े हैं कि जी पीपल्स पार्टी तो PMLN से, ये हुकूमत से अलहदा हो सकती है, अलहदगी का ऐलान कर सकती है ईद के बाद से। वो अलग बात है कि ईद के बाद फिर हुकूमत वैसे ही ख़त्म होने के करीब आ जाएगी, लेकिन क्या हुकूमत के ख़ात्मे से पहले पीपल्स पार्टी निकल सकती है, थोड़ा सा अर्ली हो सकता है, ताकि एक बेहतर बैटल ग्राउंड मिल सके सियासी तौर पर इलेक्शन के लिए। तो क्या होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ राव खालिद साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। उनैज़ा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, आपको भी खुशामदीद। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। काजी फैसल साहब का मामला, राव साहब, ये क्या है, ये 3 महीने पहले, और क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है कोई, या पहले कभी कोई मिसाल इसकी मिलती है, और क्या मकसद हो सकता है आपका, आपके ख्याल में इसका, कि 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया जाए चीफ जस्टिस? देखिए, ये जिस तरह से अचानक हुआ है, और है तो गैर मामूली ये कदम जो है ना, कुछ दिन पहले हो जाना या 15 दिन पहले हो जाना एक अलग बात है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ये 3 महीने पहले वाला जो है, बेसिकली ये आप कह लें कि क्योंकि कल की उनकी जो मुलाकात है, उसके बाद जो पिटिशंस आई हुई हैं आर्मी ट्रायल्स के हवाले से, और फिर इलेक्शन की भी उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है, मुमकिन है उस हवाले से कोई जहन में हो हुकूमत के प्लान कि उसको किस तरह से करना है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं कहूँगा हमारे सियासतदान जो सीखते नहीं हैं, फ़ौज के अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, भले जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, फ़ौज के लोग फ़ौज से आते हैं, दे आर लाइक अ फैमिली जी। जो फ़ौज के अंदर काम करके आर्मी चीफ बनेगा, उसके बारे में अगर ये ख्याल हो कि हमने अपॉइंट किया तो हमारा लॉयल होगा, तो वो हो नहीं सकता। वो लॉयल होगा अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने मुल्क का, और उसकी ऑब्वियस लॉयलिटी उसकी है। इसी तरह से जुडिशरी में जो लोग आते हैं, उनकी जो पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस जिससे वो आते हैं, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुई, इफ्तिखार चौधरी साहब ने कुछ की, लेकिन ओवरऑल जो लोग आते हैं वो उनका एक क्रेडेंशियल्स होते हैं लॉ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उनकी कमिटमेंट होती है उन चीज़ों के हवाले से। फिर उनके फैसले आपको बताते हैं। काजी फैसल साहब के हवाले से कहा जाता है आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी पाबंदी करने वाले अपराइट जज हैं, तो उनको उन्होंने बनना ही था। ये तो अल जहाज ट्रस्ट केस के वो उसके बाद से तो सजाद अली शाह साहब को जैसे निकाला गया, उसके बाद तो उसके बाद से ये तो ये नहीं है कि एक जो सीनियर है उसने चीफ जस्टिस बने, भले 2 महीने के लिए बने, भले 3 साल के लिए बने, इन्होंने बनना ही था चीफ जस्टिस। रिवायत तो फौज में तो चले हैं कि जब नया चीफ अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद जो पहले वाला चीफ होता है वो सिर्फ अलविदाई मुलाकातें फिर करता है, वो अपनी उस तरह से पावर्स को पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं करता, और चंद ही दिन रह गए होते हैं। वो अखलाकी तौर पर भी सोचता है कि नया चीफ अनाउंस हो गया, वो आकर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे, नई पॉलिसीज वो लेकर आए और वो उसको मामला को लेकर चले। लेकिन यहाँ पर जब तक चीफ जस्टिस हैं तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो उन्हीं के पास रहेंगे, उसको काजी फैसल तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा कि अपनी गलतियों से नहीं सीखते। वो जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने बनना ही बनना है, और चीफ जस्टिस जिस दिन आखिरी दिन तक ये चीफ जस्टिस हैं, फैसला अगर उन्होंने करना है वो आखिरी दिन भी कर सकते हैं, उनके लिखे हुए फैसले उनके जाने के बाद भी अनाउंस हो सकते हैं, तो वो इशू नहीं है, उससे फ़र्क उस तरह से नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पॉसिबली एक बैक ऑफ द माइंड हो कि जी शायद इससे उनको प्रेशर आ जाए कि बस अब तो नया अनाउंस हो गया, तो ज़रा तो ऑब्वियस था ना। आर्मी में तो ऑब्वियस नहीं होता ना, उसमें तो जाहिर पैनल आता है, फिर उसमें कौन बनता है, कौन बनता है। इसमें तो ऑब्वियस था जी, इसमें तो आपको अगले 5-7 जितने भी सीनियर हैं उनका पता है कि किसने कितने अरसे के लिए बनना है। आप उनकी लिस्ट निकाले सीनियरिटी की, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है इस किस्म की कोई सोच है। बिल्कुल सही है। उन्हें ये बताइए कि ये पीपल्स पार्टी के साथ क्या लड़ाई हो गई? पीपल्स पार्टी के साथ ठीक चल रहे थे मामला, अब खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी अलहदगी का ऐलान कर सकती है, अलहदा, और ये क्यों नहीं मामला सेटल हो पा रहे नून लीग के? देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, ये इनमें इख्तलाफात भी होते हैं, इख्तलाफ राय भी होती है, और मैं ये समझती हूँ कि इख्तलाफ राय और इख्तलाफात अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। हाँ, लेकिन ये भी जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है ना। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन
इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि ये वो माजी में जो इंतकाम चलता आ रहा था ये हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें अपनी अपनी हर पार्टी के मंशूर होते हैं, उनका अपना एक अलग मंशूर है, PMLN का अलग मंशूर है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग मंशूर हैं। तो ये नहीं, मगर ये लड़ाई तो मंशूर की लड़ाई नहीं है, तो नहीं, ये क्या मसला है? देखें ये इख्तलाफ हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये एक दूसरे से झगड़ भी पड़ते हैं, फिर इकट्ठे एक मेज़ पे बैठ भी जाते हैं और ये आगे अभी क्यों झगड़ रहे हैं? चलता है। नहीं, मैं नहीं समझती कि इनका कोई झगड़े वाली बात है। कोई झगड़ा नहीं है। देखिए इख्तलाफ हो जाता, मैंने आपसे कहा है कि इख्तलाफ होना और झगड़ा होना में बड़ा फ़र्क है। इख्तलाफ तो आपकी मेरी राय का भी हो सकता है, इख्तलाफ मुझे आपकी किसी बात से भी हो सकता है। हुकूमती पॉलिसियों पर नाला पीपल्स पार्टी का हुकूमत से अलहदगी का इम्कान। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि बिलावल खुश नहीं है, सिंध को मजीद पैसे दिए जाएँ, खुशी नहीं है वो हुकूमत से, और फिर वो कहते हैं सैलाबज़दा इलाकों के लिए बजट में इजाफा नहीं कर रहे। देखें जो उनके रिजर्वेशन हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी वो गौर कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि रिसोर्सेज भी आपके पास होने चाहिए। अभी जो पिछले 3.5 सालों में जो हुकूमत गुजरी है उसके बाद मुल्क जिस तबाही के दहाने पे खड़ा है और जिस तरह हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, नहीं इत्तेहादियों को भी समझ है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, वो क्योंकि वो एक सूबा चला रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब पूरा मुल्क चला रहे हैं, उन्होंने 4-5 सूबों को देखना है, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है, और उनका अपने हकूक़ के लिए बात करना भी जायज़ है। और वज़ीर आज़म साहब का अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए तमाम चीज़ों को बैलेंस तरीके से चलाना वो वज़ीर आज़म साहब का काम है। सो ये मैं नहीं समझती कि इसको झगड़ा कहा जा सकता है, ये इख्तलाफ है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो रिजॉल्वेबल इशूज़ हैं, और ये रिजॉल्व भी हो जाएंगे। ये इख्तलाफ दूर हो जाएगा, या आपके ख्याल में अब इलेक्शन किया चूंकि आप वक्त करीब है तो इसलिए अब सियासी जमातें जो अब बहाना ढूंढ रही हैं लड़ने के लिए, ताकि हम जब उतरे इलेक्शन के मैदान में तो हम कह सकेंगे देखें जी इन्होंने हमारे साथ जातियां की हैं, देखें जी सिंध को सिंध के पैसे नहीं दिए, देखें फिर हम आपकी खातिर रहता होकर आ जाएं। आप ये मूव नहीं देख रही पीपल्स पार्टी की? देखें पीपल्स पार्टी ये मूव कैसे इसको चला सकते हैं, उसकी वजह है कि आज हुकूमत में सिर्फ PMLN नहीं पीपल्स पार्टी भी हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में, और बहुत से इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास ही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो ऑब्वियसली सियासी पार्टियों ने अलग अलग होना है, और मैं कहती हूँ ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है ना, ये सिर्फ एक हद तक होती है जो कि ये सियासी पार्टियाँ करती हैं, लेकिन जो ये PTI ने एक कल्चर डेवलप कर दिया था ना बदतमीज़ी का, गुंडागर्दी और इंतशार का, कर लिया नहीं जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ आगे होने वाला नहीं है इंशाल्लाह ताला। जो भी है वो पीसफुली होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जी वो कहेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी और वो कहेगी कि मैंने दूसरे को मैं जेल में डालूंगा, ये इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर में नहीं देखेंगे। इलेक्शन तो लड़ना है आपने, बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। राव साहब ये क्या हो रहा है? सियासी पार्टियां इलेक्शन अलग-अलग लड़ती हैं अपने प्लेटफॉर्म। एडजस्टमेंट भी कोई चीज होती है जमहूरियत में? देखें वो पहले तो इलेक्शन लड़ेंगे ना, उसके बाद देखेंगे। सीट एडजस्टमेंट तो पहले होती है, बाद में थोड़ी होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और होनी चाहिए, उनकी ख्वाहिश। बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं इस वक्त वो PDM को आपको पता है हेड कर रहे हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान साहब और बड़े मियाँ साहब मिलके अगर देखें ना, सियासी पार्टियों ने अगर आगे मौलाना साहब के कहने पे इत्तेहाद किया है और इकट्ठे चले हैं तो आई एम श्योर कि आगे भी इसका कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। देखिए ज़रूरत है मुल्क को आगे चलाने की, ज़रूरत है, जो कि नहीं चल पा रहा। नहीं चलेगा, इस फार्मूले से तो नहीं चला ना, जो 1 साल हो गया आपको। क्यों नहीं चला? देखिए चलना शुरू नहीं किया, एक पटरी पे लगाया नहीं। आपको पता है कि मुल्क नहीं, आपके पास था क्या? आपके पास देखे ना रिसोर्सेज आपके पास नहीं थे। $16 का ज़र मुबादला के ज़खायर थे, अब 4 अरब के रह गए। कौन से 16? और उससे पहले कितने के थे? 2018 से पहले कितने के थे? उससे पहले आप बताएं। आप बताएं ना, कि आपकी हुकूमत ही आप बताएं कितने के थे? उससे पहले 18 से बहुत ज्यादा थे, जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा कितने थे? $50 अरब के हमारे पास बहुत लगे ज़खायर थे। नहीं राव साहब, हम तो यही 12 और 14 के दरमियान ही घूमते रहे। 9.6 समथिंग 18 तो ये PTI इतनी छोड़ के गई, और उसके बाद देखे ना हमने इन्होंने CPAC को ख़त्म कर दिया सारा कुछ। अब इस वक्त जो गवर्नमेंट पिछले 1 साल से चल रही है उसके पास उसको तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, मुआशी चैलेंजेस हैं। उसके बाद आपने CPAC को दोबारा करना है। आपने आपके जो पिछली गवर्नमेंट में आपके वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिससे ताल्लुक़ बेहतर रखा हो सिवाय चंद एक ममालिक के जो उनके दोस्त थे,
पाकिस्तान के नहीं, जो उनके ज़ाती दोस्त थे। तो PMLN और इस वक्त जो PDM की हुकूमत है, इनका तो ये भी इस वक्त बहुत बड़ा इनको ये चैलेंज है कि जिन ममालिक से ताल्लुकात उन्होंने ख़राब किए थे अपनी वजह से, वो ताल्लुकात हमने मुल्क के लिए बेहतर करने हैं। मगर राव साहब, बात यह है कि IMF कहता है कि जी $5 अरब के वादे लेकर आ जाओ। हुकूमत वो $5 अरब के वादे नहीं ला पाई अपने दोस्तों से, तो ये कैसे दोस्त ममालिक, कैसे ताल्लुकात बेहतर किए हैं उन्होंने? जी बिल्कुल, असल में जो दोस्त ममालिक का भी मसला वही है जो IMF का है। बुनियादी तौर पे जो इसहाक डार साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से रिजर्वेशंस है ना, IMF का तजर्बा रहा है ओवर द ईयर्स, तो रहे हैं, कई दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगरचे वो दावे तो करते हैं मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैंने इस तरह कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन जो कमिटमेंट जब आप IMF के साथ कमिटमेंट्स करते हैं, जो उनके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर आप उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ऑब्वियसली उनकी रिजर्वेशंस आती हैं, फिर वो अगली दफ़ा जब आप जाते हैं उनके पास होते हैं। तो इसहाक डार साहब कम से कम 3 दफ़ा उनके साथ अगर आसान लफ्ज़ों में को हाथ किया उन्होंने, जो कमिटमेंट की वो ऑनर नहीं की। तो अब उनका मसला ये है कि अभी आप देखिए 8 महीने पहले उन्होंने किया ना, मिफ्ता थे उनके साथ किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट्स की, उनको था कि बंदा पूरी करेगा कमिटमेंट्स, गवर्नमेंट भी कमिटेड है इसके हवाले से। इसहाक डार साहब ज़रा को और पिच पे चले जाते हैं अचानक, हालांकि करनी तो उनको भी चाहिए। IMF इसहाक डार साहब पे यकीन करने के लिए रिलक्टेंट है, वो प्रॉब्लम वही आ रही है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम वही आ रही है, वो रिलक्टेंट है। अच्छा, फिर जब आपकी साथ मिफ्ता साहब को तो मगर इन्होंने निशान इबरत बना दिया, और आप इसहाक डार साहब की वो शर्म आनी चाहिए, मुझे वो नहीं जो इसहाक डार की टांगें खींचते हैं। बता सकती है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें खींचातानी इनकी आपस में जो भी चलती रहती है, मुझे ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसकी वजह ये दिखाई दे रही है। उसका जो मल्टीप्लाई करता है इफेक्ट, वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो इस सूरत हाल में जब IMF भी आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा कि आपके जो कमिटमेंट आप पूरी नहीं करेंगे, उसके साथ आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, तो ऑब्वियसली जितने आपके दोस्त ममालिक हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, बल्कि आपको कह रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ मोर सीरियस, तो उसको आप ठीक करें, ताकि हम वो तैयार हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पीछे हटने को, अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि पहले हमें यकीन हो कि आपके यहाँ मामला नॉर्मल तरीके से चलेंगे। अगर नॉर्मल तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा कि चल रहे हैं, आप ये चीज़ें करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये स्टेप्स लें, जो डायलॉग की चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, बता के गए आपको। आई थिंक सऊदी अरब और UAE की तरफ से भी इसी किस्म के मैसेजेस हमें आए, और उसके बाद हमारे यहाँ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही मैसेज आया, फिर सलामती कौंसिल से भी आया कि डायलॉग के ज़रिए आगे हमें जाना है। आज कल जो मीटिंग हुई है शाहिद खाकान अब्बासी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी यही कहा है, मियाँ साहब ने भी कहा है कि हम इस पर सोचेंगे कि डायलॉग जो है किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो वो जो एक चीज़ है वो नहीं होगी, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप आज कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं, से आप इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं और पूरी कमिटमेंट के साथ और पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करने देते हैं, जैसे PTI को डाउन साइजिंग तो उसकी हो गई, अब अगर इलेक्शन से भी उसको रोकेंगे तो वो फिर दोबारा से वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो खत्म नहीं होने लगी। ठीक है, तो इसलिए आप जब बिल्कुल सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी फैजल चौहान साहब कह रहे थे कि PTI को उस नहज पर पहुंचा दिया गया है कि इनका कोई बंदा टिकट लेकर इलेक्शन लड़ नहीं सकता। तो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अगर ऐसा होता है, और एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर ये जो आपने बात की, ये मैं सुनता हूँ मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सारा, हमने जितने अरसे से सुना 90 से ऑनवर्ड जो मियाँ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, 2 दफ़ा गवर्नमेंट की, दूसरी दफ़ा मार्शल लग गया, तो जिन ज़्यादतियों का वो शिकार हुए हैं उसको हम सब लोग कंडेम करते हैं और वो भी कंडेम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो हमारा सियासी मुखालिफ है उसके साथ आप यही करें, ठीक है। वो कह रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ तो करें, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ अगर गलत है तो उसको गलत कहें, फिर चीज़ें ठीक होंगी। सही है। अब होगा क्या, जब अगली गवर्नमेंट आएगी, किसी की भी आती है, तो वो इनके साथ वही करेगी जो अपोजिशन में होंगे, जो भी होगा। चलिए, बिल्कुल सही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। ये बताइए कि ये पीपल्स पार्टी की नाराज़गी अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही? अगरचे उनको कुछ पैसे देने का वादा किया है
और हुकूमत कह रही है कि हमने उनको सेटिस्फाई कर दिया है, लेकिन मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब खुश नहीं है जो कुछ अभी मिला है या वादा हुआ है, और पीपल्स पार्टी की सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अलहदगी का भी इम्कान है। तो क्या होने जा रहा है, मामला तय नहीं पा रहे हुकूमत के साथ? देखिए असद भाई, हम लोग 1 साल से ज्यादा अरसे से हुकूमत का हिस्सा है और हमारे मुतालबात ना कोई जाती हैं और ना कोई पैसे अपनी जात के लिए मांगे जा रहे हैं। एक सूबे में तारीख का सबसे बड़ा ये डिजास्टर हुआ जो सैलाब आया, पूरी दुनिया ने माना कि इतना बड़ा डिजास्टर कभी नहीं हुआ, फिर दुनिया ने भी मदद की, फिर वफाकी हुकूमत से वजीर आजम साहब जाके कहते रहे कि हम मदद करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे सूबों के अंदर बिलखसूस सेंट्रल पंजाब में तरक्याती कामों के ऊपर एकदम से बहुत सा रुपया लगाना चाहें, लेकिन वो लोग जो मुसीबत में हैं इस वक्त सैलाब के अंदर, उनका अगर राइट हो 12 वादों के बावजूद इस 1 साल के अंदर उन्हें पैसे ना दिए जाएं और बजट में यकसर उन्हें भूल जाया जाए और इतनी गफलत बरती जाए और उसकी तरफ आपका हम ध्यान भी डलवाएं, ये तो खुद से वफाकी हुकूमत को बहुत आगे बढ़ के करना चाहिए था। 25 पैसे होंगे ना हुकूमत के पास तो क्या करे हुकूमत? जितने पैसे आप मांग रहे हैं इससे थोड़े चाहिए थे, आपको याद है ना सर, इससे थोड़े पैसे चाहिए थे इलेक्शन कराने के लिए पंजाब में, और आप ही की पार्टी के रहनुमा थे फारूक नाइक साहब, वो अदालत में खड़े होकर कहते थे कि जनाब ये 20 अरब रुपए हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। अब आप उससे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, जब तब नहीं थे, आप खुद कहते हैं नहीं है हुकूमत के पास, तो कहां से मांग रहे हैं? असद भाई, इलेक्शन तो इस वक्त झोंके, असल बात मैं कह रहा हूँ सैलाब ज़दगान की। खुले आसमान तले 1 साल से अरसा हो गया वो लोग बैठे हैं, मुसीबत के अंदर हैं। सिंध हुकूमत ने 25 अरब रुपया रखा है, वफाकी हुकूमत को उससे बढ़ के करना चाहिए था, और फिर उनके नाम पे इमदाद इतनी आई थी। देखिए, कोई अगर अपने तरक्याती कामों का तो एक मामला है, वो चलता रहता है, आप तरक्याती कामों के ऊपर कदम लगा सकते हैं, उस बजट को आप कम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको दोबारा बसाने के लिए क्या उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है? और हमने मुतालबा किया क्या है? अगर आप दूसरी जगहों पे बहुत से मंसूबे आप अभी देखें ना कि पंजाब के अंदर कहाँ पे कौन कौन सा पैसा लग रहा है, या दूसरा लगना चाहिए हर जगह पे, लेकिन अगर आपका तरक्याती बजट इजाजत देता है तो जरूर लगाएं, मुसावी लगाएं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ना, तरक्याती बजट पे लड़ाई है, कराची को इतनी अरसे से नहीं दिया जा रहा, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उनका हक उन्हें दिया जाए। अब इसे सियासी बना लिया जाए। आपको लगता है कि हुकूमत पैसे आलमी इदारों से इमदाद लेकर खा गई है और आपका हिस्सा आपको नहीं दिया, ये है आपका शिकवा? नहीं, खाया तो नहीं है हुकूमत ने, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटीज की। ना तो हुकूमत के ऊपर कोई करप्शन की बात है प्रायोरिटी। जाहिर है इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं है, आप उधर से पकड़ते हैं उधर डालते हैं, उधर से पकड़ते हैं उधर डालते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर देखिए, आप तेल मंगवाने पे पैसा लगा दें अगर, या किसी जगह पे लगा दें पैसा, लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरत जो है, जो लोग मुसीबत के अंदर हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले और जान के लाले पड़े हुए हैं, हम तो बात उसकी कर रहे हैं। देखिए असद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 3 महीने के बाद हुकूमत तोड़ने के लिए लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, वो फिर पंखे चले जाते थे, जुलूस निकाले जाते थे। हमने कोई एहतजाजी सियासत नहीं की, हमने कोई एहतजाजी बयान नहीं दिया, एक रिजनेबल तरीके से चेयरमैन साहब ने प्राइम मिनिस्टर तक बात, अब आपकी मजबूरी भी है ना सर, अब आपने इलेक्शन तो लड़ना है आगे जाके, तब आपने नहीं बयान दिया, अब आप बयान दे रहे हैं, अब इलेक्शन सर पे नहीं। मैं अब आपको याद करवाता हूँ, आज से 6 महीने पहले भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी थी, और बहुत उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि आप सैलाब ज़दगान को भूलें ना, आप यहाँ पे आते रहे हैं, यहाँ आपके वादे करते रहे हैं। उस वक्त भी होता ये है कि अब तो मौका है बजट का, हमारी लड़ाई कोई नहीं, हम तो बजट के मौके पे रकम मुख्तस करनी है। वो जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे, इलेक्शंस के लिए भी मुख्तस हो गई ना, तो अगर अगले पूरे साल के लिए आप सैलाब ज़दगान को भूल जाए, उनके लिए 1 रुपया ना दें, तो क्यों ना बोले, कैसे ना बोले? सूबाई हुकूमत क्यों नहीं बोलेगी? बोलेगी, वज़ीर आला बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपकी नहीं है, कोई छोटी मोटी कोई एक इख्तलाफ राय चल रहा है, लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं मुझे आप अगर इजाज़त दें बैरिस्टर साहब, मैं पूछ लूँ नेज़ा से, अभी भी आपको लग रहा है कि ये नाराज़ नहीं है? उन्होंने तो खुद ही आपको बच्चे जमूरे हमारे खिलाफ लगा दिए, बातें कर रहे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं लगाया, और खुद ही लग गए। नहीं लगे भी नहीं है, कोई ऐसा बयान मैंने नहीं सुना किसी का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप ने अगर कोई बयान दिया तो वो भी मफामती बयान है, कोई इनके अगेंस्ट बात नहीं है। और ये जो बात है ना, इस वक्त बजट में सैलाब ज़दगान को
देखिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तो कभी भी सैलाब ज़दगान को इग्नोर कर सकते ही नहीं है, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है। 12-13 अरब डॉलर के वादे किए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिलावल साहब भी वैसे साथ थे, उस वक्त ये हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, इकट्ठे ही थे ये सारे। हाँ, तो अभी तो कहाँ गए वो 12-13 देखें ना, आप मेरी बात सुने, हमारा मुल्क में हालात इस वक्त बहुत ख़राब थे, हमें ऑयल की भी ज़रूरत है, हमें गैस की भी ज़रूरत है, आप बताएं ना। नहीं वो पैसे आए नहीं, 12-13 अरब डॉलर आने थे वो, या क्या हुआ उसका? फिर वो वादा ही था सिर्फ, या उसमें कुछ शेयर प्रोजेक्ट्स में शेयर करना था पाकिस्तान की हुकूमत ने, वो अपना शेयर नहीं डाला, क्या हुआ? वो कहाँ रह गया? मेरी बात सुने, अब तरीके से ही चलना है ना। अगर वो पैसे आए हैं तो उन्हें एक तरीके से इस्तेमाल करना है। सैलाब ज़दगान पे भी लगे हैं, वहाँ पे जो वादे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किए थे सैलाब के साथ, नहीं देखें पैसे लगे नहीं है उनके वहाँ पे उन्होंने जो घर बना के दिए हैं, जो लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड किए हैं, तो इनका शेयर इनको दे दिया आपने पीपल्स पार्टी का? देखिए जितना हो सकता था उतना दे दिया, और आगे भी अगर ये कोई डिमांड कर रहे हैं, इनका मुतालबा अनफेयर है? नहीं अनफेयर, वो बिल्कुल अपनी जगह पे फेयर हैं। देखें वो अपने सूबे को चला रहे हैं, उनके सूबे में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया है, वो अपनी जगह जस्टिफाइड हैं। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पूरी PMLN की जितनी भी लीडरशिप है वो इस बात से बिल्कुल इनकारी नहीं है कि सैलाब ज़दगान का हक सबसे पहले है, लेकिन सैलाब ज़दगान के साथ साथ इस मुल्क में 23-24 करोड़ आवाम भी रहती है, उनके भी हकूक़ है ना, उनका भी तो देखना है। आप देखें ना, पेट्रोल की हमें ज़रूरत है, सस्ते तेल की, हमें सस्ती गैस की ज़रूरत है। तो पिछली जो गवर्नमेंट है, रशिया से जो आया वो सस्ता तो नहीं आया अभी, तो वो आना शुरू होगा ना। तो वो जो आया है जिसकी उसकी पेमेंट हुई है वो उसको सस्ता ऑयल नहीं है, वो उसी मार्केट प्राइस में मिला आपको। नहीं देखें पता है आपको? नहीं देखें वो आहिस्ता वो सब बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन चलने तो दें, काम तो होने तो दें, आने तो दें। ये बताएं आप क्यों नहीं चलने देते? मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों बुरे थे और इसहाक डार क्यों अच्छे हैं, या कैसे अच्छे हैं? आपने क्यों नहीं चलने दिया? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। देखें ये फाइनली इसहाक डार साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका विजन है, वो मिफ्ता साहब का नहीं है, उतना उनका नहीं है। और ये बात तो बिल्कुल तय थी कि इसहाक डार साहब ने ही आना है। मिफ्ता साहब ने IMF से डील कर ली थी, कामयाबी से इनसे हो भी नहीं पा रही। देखिए मिफ्ता साहब ने IMF से जो डील की थी उसके मुताबिक भी हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे थे, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं डील हो नहीं पा रही है, तो हम तो चाह रहे हैं कि हम IMF को खैरबाद कहते हैं, जैसे कि हमने 2018 से पहले कहा था। और हम तो देखें, हम तो नई पॉलिसीज़ लॉन्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो है आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आप पे एतमाद करें, जो कि अब उनका थोड़ा सा एतमाद बन चुका है, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने के लिए रजामंद हैं। और वो जो हमारे साथ दोस्त ममालिक हैं, बिल्कुल, और अगर वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, चलने दें। ये जो सांझे की हड्डियां ये चौराहे के बीच में फूटनी है इलेक्शन से पहले, मतलब ये फितरी अमल है, ये होना ही है। देखिए असद, ये तो नज़रियाती तौर पे तो बहुत एक बोध है दोनों जमातों में, और ओवर द ईयर्स इनके जो इख्तलाफात रहे हैं, जिसका ज़ुबान ये एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल करते रहे हैं। PTI वाले तो बेचारे बदनाम बाद में बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन आपको पता ही है जो वो घसीटने की, पेट पाड़ने की, उल्टा लटकाने की चौक में, और पता नहीं चोर और एक दूसरे को जानवर तक कहते रहे, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों कहते थे। लेकिन सियासी लोग देते हैं, बयानबाजियां करते हैं, सियासी लोग बहुत सीरियसली नहीं लेता है इनको, देते हैं बयानबाजियां करते हैं ये सारे। लेकिन इसमें मसला पता क्या है असल, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो ये इख्तलाफात है बुनियादी तौर पर, ये पोजिशनिंग हो रही है अभी। कुछ सीरियस इख्तलाफात नहीं है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ये पोजिशनिंग हो रही है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है कि अभी जब इलेक्शन की डेट आएगी आगे, या डिज़ोल्व होंगी असम्बलीज़, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जैसे 11 अगस्त को उनका इरादा है कि 9 महीने में इंतखाबात हों, तो उसके बाद का जो मंजरनामा है वो किस किस्म का होगा। IPP ने और कन्फ्यूजन क्रिएट किया आके, उन्होंने नहीं किया, वो खुद कन्फ्यूज हैं। नहीं, IPP बनी ना, उसकी वजह से हुआ, उन्होंने नहीं किया। मतलब ये कि उनकी अपनी कन्फ्यूजन खत्म होगी तो बाय डिफॉल्ट हो गया उससे, वो एक कन्फ्यूजन वो भी हो गया कि ये किस लिए आई है इनिशियली जो गड़बड़ हुई ना। तो वो जो चीज़ें हैं ना, अभी तक इनको समझ नहीं आ रही। अभी इनको ये भी समझ नहीं आ रही कि PTI का अगले इलेक्शन में स्टेटस क्या होगा। एज अ पार्टी वो पार्टिसिपेट करेगी, अपने चेयरमैन समेत करेगी, अपने चेयरमैन के बगैर करेगी, और किस किस्म की, मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब हमें, तो इसलिए ये सिर्फ पोजीशनिंग कर रहे हैं। सही है, पोजीशनिंग हो रही है। बैरिस्टर आमिर साहब, आप एक पोजीशन ले रहे हैं, सिंध के इलेक्शन में उतरेंगे और पंजाब के इलेक्शन में उतरेंगे और कहेंगे कि देखो हमारा ये हुकूमत है, ये तुम्हारा हक खा गई, नून लीग की हुकूमत, इसहाक डार ने पैसे नहीं दिए, तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, हमें मेजोरिटी दो ताकि तुम्हारे मसाइल हल कर सकें। ये सियासी नारा लगाने के लिए पोजीशनिंग हो रही है।
देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी 55 साल से सियासत कर रही है उसे 1 साल की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के साथ नहीं है, ना हम लड़े हैं। हमने सियासत के अंदर अभी राना साहब पर मारे थे, हमने तो कभी बदजुबानी नहीं की। हमने तो हमेशा समझा के सबको मुफाहमत की तरफ, देखिए मुखालिफत तो होगी, इलेक्शन हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। पोजीशनिंग हमने क्या लेनी, पोजीशन तो हमारी शुरू से है। हम मुखालिफ लड़े हैं 2013 में भी, 2018 में भी, 2023 में भी लड़ेंगे। सारी जिंदगी मुखालिफ लड़े हैं इलेक्शन। लेकिन ये क्या ये सियासत होती है कि अगर आप खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके बाद आप एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर बैठ नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर ये नहीं होता। दूसरी बात जो की जा रही है, देखिए पीपल्स पार्टी की लड़ाई किसी जमात के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई महंगाई के साथ है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी के साथ है, हमारी लड़ाई गुर्बत के साथ है। इसी के लिए हमने हर हुकूमत में अपनी कोशिश की है। अब जहां तक बात आ गई, हम तो ना इत्तेहाद में हैं, ना हम इत्तेहाद में रहेंगे। और इस महंगाई की जिम्मेदार तो नून लीग है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर उनका है, पीपल्स पार्टी का नहीं है। बैरिस्टर आमिर साहब और नेज़र साहब, आपका शुक्रिया। रौखल साहब, आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।